सुब्लाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं आज शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन। देखिए, मूल्य शिक्षा अगर हम देखें तो ये बहुत छोटा टॉपिक भी है और अगर इसकी डीप नॉलेज की बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक भी है। अब अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई मूल्य शिक्षा क्या है, तो वैल्यू एजुकेशन एक छोटा टॉपिक हो जाएगा। अगर आप एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं तो ये एक बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे आपने फिलॉसफी पढ़ी है तो फिलॉसफी से जितने रिलेटेड टॉपिक हैं ये इसमें जुड़े रहेंगे। तो मूल्य शिक्षा फिलहाल आज हम छोटे रूप में देख रहे हैं और कुछ प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जो यूजीसी नेट में आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं कि मूल्य शिक्षा आखिर है क्या। तो मूल्य के लिए अंग्रेजी में एक वैल्यू शब्द है। वैल्यू का मतलब प्राइस वाला वैल्यू नहीं, यहाँ पर वैल्यू का मतलब है कि किसी काम को कितनी वैल्यू मिल रही है, आपने जो भी आज तक सीखा है उसकी वैल्यू क्या है और आप उसको प्रयोग किस रूप में करते हो। ठीक है। वैल्यू की निष्पत्ति लैटिन के वेलेर से हुई है जिसका तात्पर्य टू बी वर्थी होता है, अर्थात इसका अर्थ है किसी कार्य का सार या किसी भी काम का महत्व। आप कोई भी कार्य सीख रहे हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका कितना महत्वपूर्ण उपयोग आप कर पा रहे हैं। सिर्फ उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने सीख लिया और बस आपका उद्देश्य बन गया कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपकी एक निगेटिव एजुकेशन मानी जाएगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मानी जाएगी। आप उसका व्यक्तित्व के रूप में किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है इस मूल्य शिक्षा में। तो ये सार या महत्व किसी कर्म के परिणाम, प्रभाव या गुण के संदर्भ में मापा जाता है, यही उसकी वैल्यू या मूल्य होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। शिक्षा के स्वरूप में अक्सर ये जो मंत्र आप देख रहे हैं ये प्रयोग होता है। वैसे तो जब ये बना होगा तब ये किसी यज्ञ के रूप में लाया गया होगा। इसके बारे में बता दूं, मैं ये उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की अगर बात है तो मैं नाम तो जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये आप ही से पूछ लूँ कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, किस उपनिषद से ये लाइनें ली गई हैं। और उसी में किसी यज्ञ के रूप में जो स्तुति की जाती है किसी की, तो मैंने जहाँ तक मुझे आइडिया है ये सोम यज्ञ जो है, सोम यज्ञ में स्तुति की जाती है। और यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार अस्तो मा सद्गमय और तमसो मा ज्योतिर्गमय का क्या क्या अर्थ निकलता है। तो अस्तो मा सद्गमय का मतलब मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर्मामृतम गमय का मतलब मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो ये इसका जो जो लाइनें मैंने बांट दी, वैसे इसमें एक ही लाइन में है लेकिन अलग अलग इसलिए बांटा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये भी मूल्य शिक्षा से संबंधित है, इस लाइन को याद रखिएगा। इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है तीनों का अलग अलग, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट में तो नहीं पूछा गया है, मैंने एक पीजीटी का एग्जाम का पेपर था उसमें देखा था कि अस्तो मा सद्गमय का अर्थ क्या होता है, इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस उपनिषद का है। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की चर्चा की तरफ, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में आ चुके हैं और जिसका आप इंतजार भी करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले जो मैंने इससे पहले लर्निंग द ट्रेजर विद इन एक आपको वीडियो बना के दिया था, आपने देखा होगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो ये जो वीडियो था उसमें पूछा गया था कि यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में निम्नलिखित में से कौन से अधिगम स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। लर्निंग पिलर्स कहे जाते हैं या एजुकेशन पिलर्स कहे जाते हैं, उसमें कौन सा होगा। तो यहाँ 5 दिए हुए हैं, इसमें से एक निकालना है आपको। तो लर्निंग टू नो था तो पहला वाला भी हो जाएगा नॉलेज, लर्निंग टू बी था, लर्निंग टू डू था, लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग नहीं था और लर्न टू लाइव टुगेदर भी था। तो ये 4 हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी ई जिसमें होंगे वही सही होगा। और उस हिसाब से जो सही आंसर है वो है ए बी सी। ओके,
तो उम्मीद है आपने सही टिक किया होगा। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आज के क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक तथा उसके संगत सिद्धांत का युग्म सुमेलित नहीं है? मैंने आपको बताया था कि जो मूल्य शिक्षा है ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी से ज़्यादा रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट पेपर वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन से हैं तब तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर तैयार कर रहे हैं तो कम से कम जो वाद हैं, जो फिलॉसफी यानी दर्शन के प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और जो हमारे व्यवहारिकतावाद, तो उनके दूसरे नाम क्या हैं वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन आया इसका आंसर बता दूं कि प्लेटो प्रकृतिवाद, रूसो प्रकृतिवाद, प्लेटो आदर्शवाद, डीवी व्यवहारिकतावाद। तो प्रकृतिवाद भी 2 बार लिखा है और प्लेटो भी 2 बार लिखा है। तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कि प्लेटो अब यहाँ 2 जगह तो नहीं दिखेंगे आपको, और प्रकृतिवाद भी 2 जगह नहीं हो सकता अगर लिखे हुए हैं लोग। तो अब बात यह है कि या तो प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित है या तो प्लेटो प्रकृतिवाद से संबंधित है। तो प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित हैं, इसलिए प्लेटो प्रकृतिवाद से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो उत्तर आंसर पूछ रहा है वो नहीं के लिए पूछ रहा है। ये भी चीज ध्यान देने वाली है जो अक्सर हम नहीं देते हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। डीवी यानी कि जॉन डीवी की बात हो रही है, व्यवहारिकतावाद जिसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तो ये तो फेमस हैं, चाहे वो जॉन डीवी हो चाहे वो किलपैट्रिक हो, दोनों प्रैग्मेटिज्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रश्न था, थोड़ा सा कठिन इसलिए हो सकता है कि अगर आपने ये जो नाम है इनसे संबंधित नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए कठिन हो सकता है, वरना ये बहुत डीप क्वेश्चन नहीं था। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित करके अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो यहाँ पूछ रहा है मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित करके अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है? तो समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण में मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, या धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार या अनुदेशन से। देखिए, कभी भी मूल्य शिक्षा की बात आए तो उसमें मानवीय मूल्यों को हमेशा आप ऊपर रखिएगा। मानक जो होते हैं वो कभी कभी धोखा दे देते हैं। आप सोच रहे हैं भाई समाज में जो मूल्य मानक बने हुए हैं हम उन्हीं को मानेंगे, तो कभी कभी मानक कमजोर पड़ जाते हैं मानवीयता के आगे। इसीलिए मानकों को छोड़कर मूल्य शिक्षा में हमेशा आप मानवीयता को ऊपर रखिएगा, ह्यूमन वैल्यू को ऊपर रखिएगा, तभी ये सही होंगे आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सी है ये सही हो जाएगा आपका, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन है? मैं जहां तक देख रहा हूँ इसमें काफी सरल क्वेश्चन है, और अगर आप भी देख रहे होंगे तो बहुत नॉर्मली आप इसका आंसर दे सकते हैं जहां तक मेरा आइडिया है, क्योंकि बाकी काफी डीपली क्वेश्चन होते हैं। कुछ इसमें कठिन होंगे जो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन काफी सरल है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके आराम से उत्तर दीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ क्या सही है क्या नहीं है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करना, मूल्यों पर व्याख्यान करना, मूल्यों पर संगोष्ठियां या परिसंवाद करना, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। तो कितना अच्छा सा इसका आंसर है, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। आदर्शात्मक यानी कि जो भी नैतिक बातें हैं या आदर्श बातें हैं उसका प्रेजेंटेशन करना है, वही अपने व्यक्तित्व में समाहित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि जो लाइंस हैं ये कभी एग्जैक्टली पता नहीं चलती हैं, या तो साइकोलॉजी हो कि भाई ये 2 बातें किसने कही तो आइडिया लग जाता है, लेकिन जो फिलॉसफी है उसमें या तो बहुत ही बड़ी बात कही गई हो तब तो समझ में आता है ना। तो फिलहाल मैं आपको सही आंसर बता दूं, सी है इसका सही आंसर। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी। स्वामी विवेकानंद की जो है कई लाइनें फेमस हैं, जैसे उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। तो वो बहुत फेमस लाइन है उनकी, और उस लाइन के हिसाब से तो ये लाइन काफ़ी हार्ड हो सकती है कि भाई ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपको फेमस लाइनें कम से कम याद कर लेनी है ताकि आपको उनसे दिक्कत ना हो।
तो ये जो मैंने कहा ना कठिन क्वेश्चन, तो ये होते हैं कठिन क्वेश्चन जो आपको आपके दिमाग में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भाई ये स्वामी विवेकानंद भी कह सकते हैं, अरविंदो भी कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसी कॉमन सी बात कही गई है यहाँ पर जो कोई भी कह सकता है। तो ये या तो अच्छे से याद हो और या आपको थोड़ा सा पता करने पड़ेंगे डीप नॉलेज का रख के। आगे बात करते हैं, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निविष्ट करना है। अंतर्निविष्ट करना है, बड़ा कठिन शब्द है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सरल लगेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंक्लूड करना, मतलब समावेश करना। तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या समावेश करना है। अब देखिए कितना अच्छा हो गया, इंक्लूड करना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अंतर्निविष्ट में आप फंस जाओगे। अब फिर आप यही सोचोगे कि अंतर्निविष्ट करना मतलब हम क्या करें, इसको निकाल देना है कि समावेश कर देना है। यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। खैर, हम इसका आंसर देखते हैं और आंसर भी बहुत सरल है कि मूल्य शिक्षा में विद्यार्थियों के मन में हम क्या रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, नैतिक मूल्यों को रखेंगे, मोरल वैल्यूज को रखेंगे, और मूल्यों को रखेंगे, जो नैतिक जो भी आचरण होते हैं उनको रखेंगे। जाहिर सी बात है, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और आर्थिक मूल्य भी आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ पर नैतिक मूल्य बेस्ट आंसर है। नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए या देवी देवताओं की बात करे। बातें तो सब सही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक अध्यापक खुद स्वयं उन पर आचरण नहीं करता तब तक उन नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकसित नहीं किया सकता। मान लीजिए कोई टीचर है और उसमें कोई भी गलत आदत है, या वो जो भी आचरण कर रहा है, कोई अपने जो शब्द प्रयोग कर रहा है वो अच्छे नहीं है, तो अगर वो कहता है कि नहीं आप अच्छे से रहो, नियम कानून में अपना काम करो, तो वो बच्चों पर नहीं। आजकल का माहौल क्या हो चुका है, जो शिक्षक है शायद अब उसके अंदर क्यों इतना परिवर्तन आ गया, कारण है कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि आज कहते तो हैं कि भाई एक अच्छा व्यवसाय है शिक्षा, लेकिन उसको गलत व्यवसाय की तरफ मोड़ दिया गया है। इसीलिए शायद एक अध्यापक नैतिक मूल्यों के हिसाब से जो है फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो जब तक अध्यापक उसका स्वयं आचरण नहीं कर सकते तो बच्चों में कहाँ से जाएगा, जो बच्चों में नहीं जाएगा तो आगे चल के वो भी अध्यापक बनेंगे। और ये जो है क्रम मुझे लगता है 4-5 बार हो चुका है, तो अब इसको खत्म करना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक अच्छे नहीं, आज भी अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन उनका परसेंटेज काफी कम हो चुका है। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। बहुत अच्छी बात है, सब सही बातें हैं, लेकिन बातें तो सब सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। ओके, गुणों का विकास भी करना है, लेकिन व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास ज्यादा सही है, यहाँ पर ज्यादा बेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है। अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, लाइनें तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की बात हो रही है। उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण यानी कि कंसंट्रेशन, और ईश्वर के प्रति आज्ञा का पालन की भावना। ये जो विवेकानंद जी है ना, ये बात खूब कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आपका जो है भावना सकारात्मक होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। डी है उसका विषय पर अधिकार और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। ये एक साइकोलॉजिकल लाइन है, विषय पर अधिकार होना चाहिए और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने अक्सर साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को तो फिर आप कैसे शुरुआत करेंगे ना। तो ये चीज़ भी साइकोलॉजिकली हो गई। तो ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ सी, ईश्वर के प्रति आज्ञा का पालन करना और अपने कार्य का संकेत केंद्र कंसंट्रेट करना, ये जो है स्वामी विवेकानंद की लाइन है। उनके अनुसार शिक्षक तभी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सी यहाँ पर सही है। और बाकी लाइनें अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन विवेकानंद के अनुसार लिख दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप को की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता होती है। इस क्वेश्चन को आपको लगभग 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसका
उत्तर निकाल पाएंगे, लेकिन उत्तर इतना सरल है कि आपको दोबारा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं मूल्य शिक्षा पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपके लिए आसान है कि आप फट से बता देंगे कि मूल्य शिक्षा इसका सही आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, नो डाउट। लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे तब वहां तो नहीं पता चलेगा ना कि ये मूल्य शिक्षा से पूछा गया है या किसी समावेशी शिक्षा से पूछा गया है या किसी और प्रकार की औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा से पूछा गया है। वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इन प्रश्नों को बांट लिया करिए एक कैटेगरी में कि निम्नांकित में से उस शिक्षा का स्वरूप की पहचान कीजिए। यहीं पर रोक दीजिए प्रश्न को, जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व पूर्णता, इस तरीके के शब्द आप देख लीजिए कि किसमें होंगे। तो जाहिर सी बात है तकनीकी और औपचारिक शिक्षा में तो नहीं होंगे। नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा हो सकती है, लेकिन नैतिक शिक्षा ही मूल्य शिक्षा का आधार होती है। हमें मूल्य शिक्षा को तक पहुंचने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर उच्च समानता देखनी है, हायर लेवल देखना है, तो कई नैतिक शिक्षाएं जब मिलेंगी तभी एक मूल्य शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर सही आंसर है डी। ओके, तो ये 9 का डी सही है, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। आज का आखिरी प्रश्न है, मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? ये प्रश्न हमेशा की तरह आपके लिए है। एक अच्छा नागरिक, एक सफल व्यापारी, एक लोकप्रिय अध्यापक या कुशल प्रबंधक। क्वेश्चन काफी सरल है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और ऐसे ही आप लोग हमारे सबलाइन क्लासेस से जुड़े रहिएगा। जल्दी ही हम आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।